जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के चलते तैयारियां ज़ोरों पर हैं, जहां बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। हम अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से कई ऐसे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं जो ज़ीरो से शुरुआत करके यहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को, जो यहाँ पे सियासी रिवायती सियासत का एक दबदबा रहा है, उसको चैलेंज करके बदलाव लाना चाहते हैं। ये इनका दावा है। मेरे साथ इस वक्त जो बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बिलाल, ये बांडीपुरा असम्बली सेगमेंट से कंटेस्ट कर रहे हैं। जो शिफ्ट इन्होंने किया है वकालत से सियासत का, क्यों आखिर ये इस मैदान में आए हैं और क्या प्रायोरिटीज़ हैं इनकी, इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। आपका खैर मकदम, टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे ये बताएं किस चीज़ ने आपको मोइल किया सियासत की ओर? पहले शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप यहाँ आए हैं। मैं बताऊं कि मुझे डे वन से ही शौक़ था कि मैं लोगों की खिदमत करूं। लोगों की खिदमत करना ही मुझे हमेशा लगता है ठीक रहेगा। तो फिर 12th के बाद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लोगों की ही खिदमत करनी है। तो मैंने लॉ चुना, तो एडवोकेट बना मैं। तो मैं लोगों की खिदमत कोर्ट्स में भी करता रहा। तो आज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेटफॉर्म, मुझे मौका मिला है कि बड़े प्लेटफॉर्म में लोगों की खिदमत कर सकता हूं। तो मैंने आज डिसाइड कर लिया फाइनली कि मैं ग्राउंड पे आके लोगों की खिदमत करने के लिए, और मैंने नॉमिनेशन पेपर्स अपने सबमिट कर लिए हैं। आप जिस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, ज़ाहिर हैं सोनावारी का इलाका है, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये बांडीपुरा के साथ मुंसलिक हुआ है। ज़ाहिर हैं एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे कई सारे बड़े कैंडिडेट्स जो हैं, अलाइंस के कैंडिडेट हैं। वहाँ पे एनसी कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जो है निज़ामुद्दीन भट्ट, फॉर्मर एमएलए उस्मान मजीद कंटेस्ट कर रहे हैं, और भी कई चेहरे हैं। तो वो पहले से वहाँ पे मुतारिफ़ है। आपके लिए नया मैदान है, तो आपको नहीं लगता कि चैलेंजिंग है आपके लिए? बिल्कुल चैलेंजिंग है मेरे लिए। ब्लॉक 9 को जो मर्ज किया गया डिलिमिटेशन के बाद बांडीपुरा के साथ, हमारे तकरीबन 20,000 वोट हैं यहाँ पे ब्लॉक 9 में। तो नए लोगों से मिलना है, तो मुझे बहुत दिल खुश होता है जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ, और फिर नए लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। चैलेंजिंग है मेरे लिए, बड़े लीडर्स हैं, उनका सामना करना है इंशाल्लाह, बट मैंने कभी हार नहीं मानी है। ज़रूर सामना करेंगे और लोगों का जो फ़ैसला है उसको कबूल करेंगे। मुझे अभी तक रिस्पांस मिला है, लोग, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का। और मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिलेगा लोगों जो अभी तक मुझे मिला है। तो बिलाल साहब, ये भी जानना चाहूँगा मैं कि ज़ाहिर है हर जमात का, हर कैंडिडेट का अपना एक मंशूर होता है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। क्या है बांडीपुरा के लिए आपके पास खास, क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा पहले मैनिफेस्टो तो हर किसी कैंडिडेट का रहता है कि मैनिफेस्टो वो लोगों के सामने लाए, बट जो ही मैं लोगों से मिला, लोगों से बात की तो मैंने देखा कि बेसिक फैसिलिटीज़ लैक कर रहे हैं लोग। बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए बात करनी है। मैनिफेस्टो तो ठीक है, बाकी जब हम बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को दे, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों की, हमारे नौजवानों की बात है जो ड्रग्स में इस वक्त मुलविस हो रहे हैं, उनको रोकना है, इस चीज़ को, इस वबा को रोकना है। वो प्रायोरिटी रहेगी मेरी। वर्किंग क्लास है, उनकी बात करना, उनकी आवाज़ आगे पहुंचाना। मैं आज पूरे बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ बन के, चाहे मुझे लोग जिताएं या हराएं, जो लोगों का फैसला हो मुझे कबूल, बट उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद है लोग मुझे जिता के आएंगे, और लोगों की आवाज़ बन के मैं रहूँगा। बांडीपुरा में एक तारा निकल आया है, और उनकी आवाज़ में इंशाल्लाह मरते दम तक मैं करता रहूँगा। तो प्रायोरिटीज़ पे आपने बात नहीं की, किस तरह की प्रायोरिटीज़ रहेंगी बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर के? बेसिक फैसिलिटीज़ देखिए, अभी हमें यहाँ पे तकरीबन 1500-1600 रुपये बिल आती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट 6 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है मेरे लोगों को। पानी की हालत वो है, वो पिया नहीं जाता है। अगर थोड़ा सा रेनफॉल हो जाता है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है कि जो फ़िल्टर हो जाए, फिर पानी की गाड़ी दूसरे इलाकों से मंगवानी पड़ती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात, तभी मुश्किल बहुत होता है लोगों को कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो फैसिलिटीज़, गाड़ियाँ होती हैं, अवेलेबल नहीं होती, वो हर गाँव भेजे, बहुत मुश्किलों का सामना। हॉस्पिटलों की बात करें, खस्ता हालत है हॉस्पिटलों की। एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी प्रायोरिटी रहे कि हमारे नौजवान किसी गलत काम में ना लग जाए, वो पढ़ें, वो लिखें, और मेरी तरह वो कल को आने वाले जो जनरेशन है उनकी आवाज़ बन के रखे, वो प्रायोरिटीज़ रहेगी मेरी। ये भी जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ की बात की, बांडीपुरा में आप यूथ के लिए काम करना चाहते हैं। क्या स्ट्रेटजीज़, क्या लेकर जो है आप लोगों के पास जाते हैं, क्या मंसूबा है आपका, किस तरह की कैंपेनिंग आपने की है? मैं लोगों के पास घर घर गया कुछ दिनों से, और लोग मुझे वहीं से, मैं कह रहा हूँ, मैं सुनने आया हूँ।
آپ کا بیٹا آج آپ کا بھائی کوئی ووٹ مانگنے میں سننے آئے ہوں آپ کن مشکلات تو لوگ جو کافی ناراض ہے جو لیڈر 70 سال یہاں پہ رہے ہیں ان سے کافی ناراض ہے. صرف مجھے بیسک فیسلٹیز کی ہی گریونس سننے کو ملی. ابھی ان پہ مجھے غور فکر کرنا ہے, ان پہ مجھے بات کرنی ہے. پہلے مجھے بیسک فیسلٹیز جینے کا سہارا مجھے لوگوں کو دینا ہے. یہ 70 سال جو لیڈر یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے 70 سال میں کچھ نہیں دیا ہے لوگوں کو. وہ بڑے دعوے کرتے ہیں اس وقت 370 یا باقی مدعے بی جے پی کو ہٹانا ہے, باقی کو انجینئر رشید کو ہٹانا ہے. ارے مجھے بتائیے نا خدا را 70 سال آپ نے بیسک فیسلٹیز لوگوں کو دی ہے جن کو ابھی بھی تڑپنا پڑتا ہے لوگوں کو پانی کے لیے, بجلی کے لیے, باقی چیزیں ہیں ان کو وہ دے دیجئے نا پہلے. آج پہلے لوگوں کو ان 70 سالوں کا جواب دیجیے جو 70 سال ان لوگوں کو کیا بیسک فیسلٹیز پراپر انہوں نے ابھی تک دی ہے. آج یہ حالت نہیں ہوتی لوگوں کو. مجھے یہ سننے کو نہیں ملتا کہ لوگوں سے کہ ہمیں جی پانی نہیں ہے, ہماری سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں جناب, ہمارا جو بجلی کی حالت ہے وہ بہت خراب ہے, ہمیں بجلی کی بل 1600 1700 1500 آتی ہے بٹ بجلی کو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں یہاں پہ, آپ خود بھی ایک یووا ہیں, تو کیا لاسٹ پہ اپیل رہے گی اس حوالے سے؟ دیکھیے نوجوانوں کی بھی بات کرنی ہے مجھے. نوجوان جو اس وقت ملوث ہو رہا ہے ڈرگس, اس کا کارن بھی دیکھنا ہے کیا ہے. ان امپلائمنٹ ہے ضروری, اور جب بیسک فیسلٹیز جو یہاں سے دیکھ رہی ہیں, انکم زیادہ ہے نہیں گھر پہ, ایکسپینڈیچر جو ان کا زیادہ ہوتا ہے گھر پہ, اس پہ بھی وہ اسٹیج وہ ایک گراؤنڈ بنتا ہے ان کا نا ڈرگس کی طرف, اس کو پہلے روکنا ہے. مجھے نوجوان جو ہمارے رائزنگ سٹارز ہیں ان کو مجھے بچانا ہے. ان کی بات کروں گا, ورکنگ کلاس کی بات کروں گا, ان کی آواز بن کے مجھے بانڈی پورہ سے میں آج کھڑا ہو چکا ہوں, اور بانڈی پورہ میں انشاءاللہ مرتے دم میں اپنے لوگوں کی بات کرتا رہوں گا, خاص کر نوجوانوں کی. تو میدان بڑا ہے, آپ نئے ہیں, نوجوان ہیں, ابھی سیاست میں اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے نہیں, کس طرح کی امید؟ دیکھو ایٹ دا اینڈ لوگوں کو ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو فارمر چیف منسٹر سے ہمارے, ان کو لوگوں نے نکارا ہے. کیا پتہ, میں کافی پازیٹیو امید سے ہوں, میں پازیٹیو ہوپس ہے مجھے لوگوں سے کہ مجھے وہ جتا کے آئیں گے. ایک نیا یہاں ان کا بھائی بیٹا ان کا آج بانڈی پورہ سے کھڑا ہو چکا ہے, ان کی آواز ہو کے میں آج میں نے یہاں سے نامنیشن فائل کی, اور مجھے کافی امید ہے لوگوں سے کہ بڑا جو مجھے ابھی تک پیار ملا ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت پیار ملے گا, سپورٹ ملے گا لوگوں سے. چلیے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ بلال احمد جو بانڈی پورہ سے آزاد امیدوار کے طور پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے کافی ان کو امیدیں وابستہ ہے, لوگوں کو بھی ان سے توقعات ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ مسائل ہیں, چیلنجنگ ہیں ان کے لیے, لیکن یہ زیرو سے شروع کر کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور روایتی سیاست کو ٹکر دینا چاہتے ہیں, اس کو بدلانا چاہتے ہیں, اور یہ پر امید ہیں کہ یہ بانڈی پورہ سے ایک کامیاب امیدوار کے طور پر ابھر آئیں گے. لیکن بعد میں لوگوں کا کس طرح کا مینڈیٹ ہوگا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. نیوز 18 کے لیے نائد خیسونہ واری سے میں ساجد رسول.